पढ़ेंगे प्लेसेंटा का पार्ट 2। तो हमने प्लेसेंटा में कहाँ तक पढ़ लिया था? प्लेसेंटा में हमने पढ़ लिया था कि ये बन गया था एम्ब्रियोनिक सैक, इसके अंदर एक डिस्क बन गई थी, ऊपर बन गया था एमनियोटिक कैविटी जो बहुत छोटी होती है, और नीचे बन गई थी योक सैक। इसके बाहर से एक लेयर बन गई थी साइटोट्रोपोब्लास्ट के बाहर से, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इसने लीक करी थी, उसकी वजह से क्या बन गया था? दो लेयर बन गई थी। एक तो इसी के पे अडहेर हो गई थी और दूसरी वाली लेयर इस पे अडहेर हो गई थी। तो जो दूसरी वाली लेयर है यही वाली क्या कहलाती है? कोरियन कहलाती है। क्लियर हो गया? यही क्या कहलाती है हमारी? कोरियन कहलाती है। और ये इसके अंदर कैविटी कोरियोनिक कैविटी कहलाती है। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था विलाइस। विलाइस हमने बोला था कि विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स बन जाती है, यहाँ से पंक्चर करती हैं, तो ये ब्लड वेसल ये स्पेसेस में आ जाता है, जिनको हमने बोला था ल्यूकिनर स्पेसेस, या इनको बोलते हैं इंट्राविलस स्पेसेस। ठीक है, इंट्राविलस स्पेसेस कौन से होते हैं? ये मैटरनल होते हैं, मैटरनल से बन रहे हैं। विलाई कौन सी है? ये फीटस से बन रही है। क्लियर हो गया इतना? इंट्राविलस स्पेस आता है मैटरनल में, और ये आता है हमारा फीटस में, प्राइमरी विलाई वगैरह। प्राइमरी विलाई बनती है 13 डेज़ पे, सेकेंडरी विलाई बनती है 16 डेज़ पे, टर्सरी विलाई बनती है 21 डेज़ पे। इसीलिए हम कहते हैं ऑर्गन का डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ें 21 डेज़ पे ही स्टार्ट होती हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं और क्या होता है? इम्प्लांटेशन कब से स्टार्ट होता है? तो यही होता है 12 to 13 डेज़ में हमारा इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे कुछ पुराने क्वेश्चन हैं जो हमने देखे। आज हम पढ़ते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद क्या होता है? जैसे ही हमारी ये क्या बन गई थी, ये बन गया था हमारा डिस्क, बाइल्यूमिनर डिस्क। यहाँ पे हमारा क्या बन गया था? योक सैक। अपर बन गया था एमनियोटिक कैविटी, और इस अपर वाली डिस्क में जो अपर वाला था उसको बोला था हमने एपीब्लास्ट। ऊपर जो होता है एपीब्लास्ट, नीचे वाला क्या होता है? हाइपोब्लास्ट। ठीक है। फिर हमने बोला था कि जो साइटोट्रोपोब्लास्ट होता है, ये साइटोट्रोपोब्लास्ट है, इस पे ऐसे कुछ विलाइस वगैरह रहते हैं। तो ये जिस अटैच रहते हैं इसके ऊपर, मतलब ये हमारी सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट थी। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, ये सारी चीज़ें किस पे अटैच रहती है? प्लेसेंटा किस पे अटैच है? डेसिडुआ पे अटैच है, एक तरीके की डेसिडुआ पे अटैच है। ठीक है। ये कौन सा पोल है? दो पोल होते हैं। मैंने बोला था जिस साइड को एम्ब्रियो रहता है, सपोज ये है, तो ये ऊपर साइड वाला जो पोल होता है ये होता है एम्ब्रियोनिक पोल, और नीचे जो रहता है एम्ब्रियोनिक पोल होता है नीचे। एम्ब्रियोनिक पोल होता है नीचे की साइड को। तो एम्ब्रियोनिक पोल की साइड को तो क्या होता है? कवर कौन करके रखता है? डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस कवर करके रखती है अपर साइड से। प्लेसेंटा को अपर साइड से डेसिडुआ बेसिलिस कवर करके रखती है। अब जो एम्ब्रियोनिक साइड पे होता है, पोल पे होता है, तो ऐसे ये आती है और ये कहलाती है नीचे की साइड से, एम्ब्रियोनिक साइड से जो कवर कर रही है प्लेसेंटा को, ये कहलाती है डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। क्या कहलाती है? जो अपर साइड पे, क्योंकि यहाँ पे विलाइज है, ब्लड और गुशिंग रहती है, गुशिंग और ब्लड रहती है, तो यहाँ किससे चिपका रहता है? डेसिडुआ बेसिलस से। नीचे की साइड पे प्लेसेंटा कवर रहता है डेसिडुआ कैप्सुलेरिस से। क्लियर हो गया? कैप्सुलेरिस भी कवर रहती है किससे? पैराइटेलिस से। किससे? डेसिडुआ पैराइटेलिस से। और ये और एक और लेयर होती है जिससे प्लेसेंटा पूरी की पूरी डिटैच होती है। मतलब अगर ये सपोज ये पूरी की पूरी प्लेसेंटा है, इसमें सब कुछ है, कोटिलेडोन, बाहर से कैप्सुलेरिस, डेसिडुआ पैराइटेलिस, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये जिस चीज़ से डिटैच होती है, डिटैच होने वाली लेयर जो होती है वो होती है डेसिडुआ स्पॉन्जियोसा। ठीक है, डेसिडुआ स्पॉन्जियोसा से डिटैच होती है। फिर से बता रहा हूँ, डेसिडुआ कैप्सुलोरिस जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था, ये बन गया था हमारा एम्ब्रियो, इस पर सेफ थी, इसके बाहर से एक लेयर चिपक गई थी इसी पे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की लेयर चिपक गई थी इस पर, और एक बाहर साइटोट्रोपोब्लास्ट की चिपक गई थी। तो ये बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनती है साइटोट्रोपोब्लास्ट पे, इसी को हम कोरियोनिक लेयर बोलते हैं। क्या बोलते थे? कोरियोनिक लेयर या प्लेट, कोरियोनिक प्लेट। और जो स्पेस रहता है ये वाला, एक लेयर यहाँ चिपक गई, एक लेयर बाहर चिपक गई, इसको बोलते हैं कोरियोनिक स्पेस। इतना समझ में आ गया था? ठीक है। अब बात करते हैं हम मिडिल वाले पार्ट की, क्योंकि हमको मिडिल वाले पार्ट की बात करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे थे, हमने बोला था बीच में
दो लेयर होती है, एक होती है एपीब्लास्ट, एक होती है हाइपोब्लास्ट। अब ये एपीब्लास्ट क्या करती है, कुछ एक और लेयर बना देती है यहाँ पे। अब ये कैसे बन जाते हैं, देखिए यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, एपीब्लास्ट समझ सकते हैं आप इसको। मिड वाली लेयर ये है, जो एपीब्लास्ट ने बनाई लेयर वो ये है, और जो टर्सरी हाइपोब्लास्ट वाली थी वो ये है। इन्हीं को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये बाइल्यूमिनर डिस्क 3 लेयर्स में बन जाती हैं। इसी को बोलते हैं हम, यहाँ पे जो बनती है इसी को बोलते हैं हम मिजोडम, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडम। ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक बनती है, योग सेक्स से नहीं बनती। या किससे बनती है, एपीब्लास्ट से बनती है हमारी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडम, जो क्या कहलाती है, मिजोडम ही कहलाती है। तो ऊपर वाला बन जाता है एक्टोडम, नीचे वाला बन जाता है इंडोडम, और बीच वाला बन जाता है मिजोडम। क्लियर हो गया इतना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था मिजोडम बीच वाली। अब हम देखते हैं कि इनसे क्या क्या ऑर्गन बन रहे हैं। आज थोड़ा सा फटाफट कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। एक्टोडम में क्या क्या होता है, एक्टो का मतलब होता है सबसे बाहर वाली क्या क्या चीज़ें दिखती है। सबसे पहले हमको हेयर दिखते हैं सर पे, फिर नोज़ दिखता है, ईयर, आई, ये सारी चीज़ें दिखती है आपको, और नेल्स ये दिखते हैं। जो विजुअलाइज होते हैं वो आते हैं एक्टोडम में। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, याद करते रहते हैं नेल्स किस में आता है, ये किस में आता है। जो भी चीज़ें आपको बॉडी के बाहर से दिख रही हैं, स्किन सबसे इंपॉर्टेंट, स्किन, नेल्स, आई, ईयर, नोज, इनको आप सिंपल याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें CNS और PNS, ये दो ही आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये कुछ याद नहीं करना। सबसे पहले आपको हेयर दिख रहा है, जो विजुअलाइज चीज़ें हैं, नाक दिख रहा है, कान दिख रहा है, आँखें दिख रही हैं, स्किन दिख रही है, तो ये सारी चीज़ें बनती है हमारे एक्टोडम से। दूसरा आता है हमारा इंडोडम, पहले पढ़ लेते हैं इंडोडम, सबसे नीचे वाली लेयर। तो इंडोडम में आपको एक चीज़ याद रखनी है, नेक। क्या याद रखनी है, नेक। नेक से क्या याद रखोगे, नेक में क्या होता है, एक तो होता है ट्रैकिया, एक होता है इसोफेगस, ट्रैकिया के पीछे। तो ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप, विंड पाइप मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है हमारा इंडोडम से। इसोफेगस भी नेक में ही होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी किससे बनता है, इंडोडम से। तीसरी चीज़, ट्रैकिया बन गया, इसोफेगस, और क्या होता है नेक पे, नेक पे टॉन्सिल्स भी होते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी किससे बन गया, इंडोडम से। और क्या होता है नेक में, थायराइड ग्लैंड होती है, तो थायराइड सिस्टम भी बन गया। पैराथायराइड होती है, वो भी बन गया। गले के नीचे थोड़ा सा थाइमस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, तो थाइमस ग्लैंड भी इंडोडम से बनती है। तो आपको सिंपल इसमें नेक याद रखना है। नेक पे ट्रैकिया होता है, इसोफेगस होता है, टॉन्सिल्स बनते हैं, ग्लैंड्स होती हैं। तो ये सारे सिस्टम कौन बनाता है, हमारा रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, लिम्फेटिक और जितने भी ग्लैंड हैं। इसके अलावा दो चीज़ें और, इसमें आपको बेली भी याद रखनी है। क्या रखनी है, बेली। तो बेली में क्या क्या चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वैसे तो लीवर डाइजेस्टिव में भी आ जाता है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेनक्रियाज भी आ जाता है। और एक और चीज़ होती है इसमें, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये 3 चीज़ें ही आपको याद करने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने बोला नेक की सारी चीज़ें याद कर लो, और केवल इसमें 3 चीज़ें याद करो, लीवर, पेनक्रियाज और यूरिनरी ब्लैडर की लाइन बनती है आपके एंडोडम से। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने का है नहीं, सिंपल सा ये क्या क्या ऑर्गन किस किस से बन रहे हैं। लास्ट है आपका मिजोडम, बीच वाली लेयर। तो मिजो से मैंने राइमिंग के थ्रू, मैं जब याद करता था तो मैं ऐसे करता था, मिजो से एम से याद रखा था मैंने मसल। तो मसल में सारी जितनी भी स्केलेटल मसल है आपकी, चाहे वो स्मूथ मसल है और चाहे कार्डियक मसल है, तो ये सारी किस में आती है, हमारी मिजोडम में आती हैं। तो मिजो से आप मसल याद कर सकते हो। तो मसल से मैंने राइमिंग बनाई थी क्या, वेसल, मसल, वेसल, मिजो। तो मसल से वेसल याद कर सकते हो। क्लियर है। तो वस्कुलर सिस्टम सारा किससे बना रहता है, हमारा मिजोडम से। अब वेसल को हम किसके, वस्कुलर सिस्टम को हम किसके साथ पढ़ते हैं, कार्डियक सिस्टम के साथ में। तो कार्डियक यानी हार्ट किससे मिलके बनता है, हमारा मिजोडम से। क्लियर हो गया इतना। और क्या बच गया हमारा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच गया। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी में आ जाएगा और यूरिनरी सिस्टम भी इसी में आ जाएगा। मतलब किडनी विडनी जितनी भी है रिप्रोडक्टिव में, टेस्टिस वगैरह, गोनाड्स वगैरह जितने भी हैं, वो सारे मिजोडम में आ जाएंगे। क्लियर है आपका, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2-3 बार देखिएगा, मतलब याद इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही। तो हमने सिंपल से ट्रिक बनाई थी। सबसे पहले एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली चीज़ें आपने देखनी है जो विजुअलाइज हो रही है, ठीक है। उसमें था आपके नेल्स दिख रहे थे, आपको हेयर्स दिख रहे थे, नोज़ दिख रही थी, आई दिख रही थी, ईयर दिख रहा था। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था CNS सिस्टम और PNS सिस्टम, क्योंकि ये पूछा जाता है कौन सा सिस्टम, ये CNS किससे, कौन सी जर्म लेयर से मिलके बना है। ये क्या है, तीनों चीज़ें क्या हैं, जर्म लेयर है। तो आपको कोई भी पूछे, अब कोई भी सिस्टम आप कभी भी स्टार्ट करोगे, जैसे हम अगर मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये किससे ड्राइव हुआ है, हमारा मिजोडम से ड्राइव हुआ है। तो एक्टोडम में हमने ऐसे याद कर लिया था। मिजोडम में हमने राइमिंग बना ली थी, एम से मिजो, मसल, वेसल, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम
और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडो से हमने याद रख लिया था क्या, एंडो में हमने क्या चीज़ें याद रखी थी बताइए। एंडो में हमने एक चीज़ याद रखी थी, नेक। तो नेक में और नेक के साथ साथ जितनी भी आती हैं हमने याद रखा था क्या, लीवर, पेनक्रियाज और यूरिनरी ब्लैडर इसमें आता है, यूरिनरी ब्लैडर की लाइंस। नेक के अंदर क्या आता है, ईसोफेगस ट्रैकिया मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारा का सारा जो थायराइड ग्लैंड सारी इसमें आ जाएंगी, थाइमस ग्लैंड। तो ये हो गई हमारी जर्म लेयर्स। अब हम बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसा है। प्लेसेंटा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये डिस्क शेप होती है, दूसरा डेसिडुअल होती है, और तीसरा हीमोकोरियन होती है, मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह रहती हैं इसमें। तो प्लेसेंटा जब भी दिखेगी आपको ब्लड दिखेगा, उसमें डिस्क शेप दिखेगी, और डेसिडुअल मतलब जो डिटैच हो जाती है मदर से। तो प्लेसेंटा डिटैचेबल होती है, तो इसलिए उसको डेसिडुअल बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, क्या क्या, डेसिडुअल होती हैं, डिस्क शेप होती हैं और हीमोकोरियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा अब बात करते हैं साइज़ की। साइज़ हमने बोला है डिस्क शेप है, तो बीच में से कैसे होती है, थिन होती है, मोटी होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसका बीच में से होता है, मिडिल में से पार्ट होता है, पेरिफ्री से सेंटर से 2.5 और साइड से रहती है 1.5 सेंटीमीटर। तो प्लेसेंटा को जब भी आप देखोगे तो क्या करोगे, साइड से आपको पतली दिखेगी। ये हो गया इसका साइज़, क्लियर हो गया इतना। अब इसमें एक और चीज़ क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटा आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा प्लेसेंटा बोलेंगे किसे किसे, तो हमारी जो साइटोट्रोपोब्लास्ट बनी थी उसमें जो उसके अंदर सपोज ये साइटोट्रोपोब्लास्ट बनी थी हमारी, इस पर हमारी क्या बन गई थी, ये विलाई बन गई थी। विलाई के अंदर मीजोडम बन गया था, मीजोडम के अंदर ब्लड वेसल्स बन गई थी। इसके बाहर से कौन सी लेयर थी, सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट की लेयर थी, क्लियर हो गया। तो यही स्ट्रक्चर हमारा, यही स्ट्रक्चर, और हमने बोला ऊपर किससे, डेसिडुआ से कनेक्ट हो रही है। तो यही स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, यही स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है प्लेसेंटा, ठीक है। अब प्लेसेंटा में सर्कुलेशन कैसे होता है, तो सिंपल है, जब आपकी विलाई बन रही है, ये विलाई बन रही है, तो ये कैसे बनती है, 2 तो बनती हैं आर्टरीज और 2 बनती हैं वेन। अब आपको इसमें दिक्कत हो रही होगी कि हमने तो यूरिनरी वेन की अम्बिलिकल वेन कितनी पढ़ी है, 1 पढ़ी है, लेकिन क्या होता है 4 मंथ तक तो 2 होती हैं, हम 2 अम्बिलिकल वेन होती हैं और 2 ही आर्टरीज भी होती हैं अम्बिलिकल। लेकिन 4 मंथ के बाद क्या होता है, एक जो राइट साइड की क्या होती है अम्बिलिकल वेन होती है, वो मर्ज हो जाती है, तो कितनी बचती है हमारे पास, 1 अम्बिलिकल वेन बचती है फीटल सर्कुलेशन के लिए और 2 अम्बिलिकल आर्टरीज बचती हैं, क्लियर है। इसमें भी एक्सेप्शन है, आपको पता है कि अम्बिलिकल आर्टरी क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है, और लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाती है, अम्बिलिकल वेन लाती है। तो इसमें भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, जब हम फीटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे अभी तो पता चल जाएगा हमको। इसके अलावा हम अब पढ़ते हैं, सीधे आ जाते हैं प्लेसेंटा के फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूट्रिटिव फंक्शन है, तो आपको पता है सारा का सारा न्यूट्रिशन सप्लाई जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है सारे कौन देता है, प्लेसेंटा ही देता है फीटस को, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला है रेस्पिरेटरी फंक्शन, तो आपको पता है ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाता है, लंग्स मतलब प्लेसेंटा लंग्स इनमेच्योर रहता है, तो प्लेसेंटा लंग्स की तरह काम करता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तीसरा इम्यूनोसप्रेसेंट, प्लेसेंटा इम्यूनोसप्रेसेंट भी होता है। इम्यूनोसप्रेसेंट क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा क्या करता है, एससीजी को सीक्रेट करता है, कब, जब कार्पस ल्यूटियम अप्रॉक्सीमेटली इसको जब प्रोजेस्टेरॉन मिलने लग जाता है, सॉरी एससीजी मिलने लग जाता है, तो क्या करता है 2 मंथ तक तो रहता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट करेगा, वैसे तो 10 से 12 दिन तक रहता है, लेकिन फिर उसके बाद ये कितने महीने तक रहता है, 2 महीने तक ही रहता है। 2 महीने के बाद अब अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं सीक्रेट करेगा, कार्पस ल्यूटियम ही डिजनरेट हो जाएगा, तो कौन मेंटेन करके रखेगा प्रेगनेंसी को, तो मेंटेन करके रखता है प्लेसेंटा, क्योंकि उसके बाद प्लेसेंटा करने लग जाता है किसका सीक्रेशन, प्रोजेस्टेरॉन का, क्लियर हो गया, एससीजी और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का। ये हो गया इम्यूनोसप्रेसेंट का काम। उसके बाद कुछ एंटीबॉडीज़ मतलब मैटरनल एंटीबॉडीज़ आती हैं, जैसे आईजीजी एंटीबॉडीज़ मदर उसको प्रोवाइड करती है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, क्लियर हो गया। तो ये मैटरनल फंक्शंस थे। अब प्लेसेंटा का एक और काम होता है हार्मोनल फंक्शन, तो हार्मोन भी सीक्रेट करता है। तो हार्मोन कौन कौन से प्लेसेंटा देता है, तो एक तो देता है प्रोटीन हार्मोन, मैंने बोला था आपको, ये क्वेश्चन पूछा था, ध्यान देखना, आप क्वेश्चन देखना दोबारा, प्रोटीन और स्टेरॉइड, मैंने ये पूछा था शायद उसमें कि
कौन सा प्रोटीन होता है या प्रोटीन हार्मोन सीक्रेट होते हैं प्लेसेंटा से या स्टेरॉइड होते हैं या दोनों होते हैं, तो दोनों रहते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन में तो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आ जाते हैं, क्लियर है। और हमारे किस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आते हैं, तो इधर हम थोड़ा सा हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन आपके 3 होते हैं। एक तो होता है आपका ह्यूमन एससीजी होता है, क्लियर हो गया। दूसरा होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ठीक है। इसको सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन SCS भी बोलते हैं। तीसरा प्रेगनेंसी इंड्यूस प्लाज्मा प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रोटीन PPA, अभी इसको देख लेंगे कौन सा है तीसरा, ठीक है। तो हम सबसे पहले SCG की बात करते हैं, तीसरा भी ऐसे ही होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस प्रोटीन कुछ ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले SCG की बात करते हैं। तो SCG का क्या काम है, तो सबसे पहले SCG का काम क्या है, आपने पढ़ा था SCG का काम क्या था। मेन फंक्शन जो होता है कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का होता है, क्लियर हो गया। अगर हम मेल में इसकी फंक्शन की बात करें तो जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है मेल में SCG, क्लियर हो गया। तीसरा ये इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है, क्यों करता है वो हमने पढ़ लिया था, क्लियर हो गया इतना। अब SCG के बारे में क्या खास बात है, खास बात ये है कि ये जो फर्स्ट 100 डेज़ होते हैं इन पे इसका अमाउंट इंक्रीज़ रहता है, क्या रहता है, और 100 डेज़ के बाद डिक्रीज़ होने लग जाता है। और जो पीक लेवल होता है, मतलब जब टॉप लेवल पे रहेगा SCG, सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है 60 to 70 डेज़ में। जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें ध्यान दीजिए। मैंने बोला कि SCG का काम है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करना। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन मेल में यूज़ होता है टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करने के लिए। मतलब SCG करते क्या है, जो लेडिंग सेल्स होते हैं, लेडिंग सेल्स होते हैं ना जो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेट करते हैं, तो लेडिंग सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं मेल में, क्लियर हो गया। मेन काम तो कॉर्पस ल्यूटियम के साथ ही है प्रेगनेंसी में। उसके बाद कैसे कैसे देखने को मिलेगा, अगर आप फर्स्ट 100 डेज़ में देखोगे प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसमें आपको SCG इंक्रीज मिलेगा। और पीक लेवल कब मिलेगा आपको, 60 to 70 डेज़ पे। और कम कब हो जाता है, 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, कब देखने को मिलेगा, 16 to 70 डेज़ पे। अब इंक्रीज, अब इसके बारे में SCG बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और वैसे कितना हो जाता है, जो पीक लेवल में कितना देखने को मिलता है, 100 से 200, जब 60 to 70 डेज़ में आपको 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml देखने को मिलेगा। तो ये 3 बातें थी SCG के बारे में, मतलब 3 थी कि बढ़ता कब है 100 डेज़ में, पीक लेवल कब जाता है 60 to 70 डेज़, जहाँ पे 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट दिखने को मिलता है। 100 दिन के बाद उसका अमाउंट कम होकर 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट रह जाता है। अब SCG अगर बढ़ गया, SCG का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ने, अगर बढ़ा हुआ है तो किस केस में देखने को मिलेगा, तो आपको एक अच्छी सी ट्रिक याद रखनी है, MDH। SCG बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडम में देखने को मिलता है, हाइडेटिफोर्म मोल में देखने को मिलता है। तो H से तो आप ये 2 चीज़ें याद कर सकते हो, क्योंकि SCG बढ़ा हुआ है तो इन दोनों में से एक कंडीशन है, या तो हाइडेटिफोर्म मोल है या हाइपरेमेसिस ग्रेविडम है। D से आप याद रख सकते हो डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में मोस्टली देखने को मिलता है SCG बढ़ा हुआ, ठीक है। तीसरा आता है आपका क्या, M से क्या होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी कैसा देखने को मिलता है, बढ़ा हुआ। अगर SCG कम है तो इसका मतलब SCG कम होने से क्या होता है, SCG कम होगा तो मेंटेन नहीं हो पाएगी प्रेगनेंसी, तो या तो हो जाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या हो जाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, या फिर अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये था SCG के बारे में, ठीक है। अब SCG का लेवल चेक कैसे करते हैं हम, इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं SCG के लिए, इसको बोला जाता है ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट को हम बार्ट टेस्ट भी बोलते हैं, BART, बार्ट टेस्ट। या इसका एक और नाम होता है, वो होता है किचन में क्या करते हैं, कैटरिंग टेस्ट। तो ये 3 चीज़ें टेस्ट की जाती हैं इसमें, इन तीनों का मतलब एक ही है। ट्रिपल टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ट्रिपल टेस्ट में 3 चीज़ें चेक करते हैं। क्या, इसको मैंने याद किया है हम से। H का मतलब SCG, ये पता है आपको। ये ट्रिपल टेस्ट हम किस में कर रहे हैं, ये ट्रिपल टेस्ट हम डाउन सिंड्रोम में करते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम हो रहा है तब हम ये ट्रिपल टेस्ट कर रहे हैं।
तो SCG देखने को मिलेगा बड़ा हुआ। ये क्या होता है? अनकंजुगेटेड ओस्टेरॉल। ओस्टेरॉल क्या होता है? ये भी क्या देखने को मिलता है हमको? कम। मैटरनल अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ये कैसा दिखने को मिलता है? इंक्रीज। क्लियर हो गया? तो ट्रिपल टेस्ट में हम करते हैं SCG चेक करते हैं, ओस्टेरॉल चेक करते हैं, मैटरनल अल्फ़ा फीटोप्रोटीन चेक करते हैं, और ये ट्रिपल टेस्ट किया जाता है डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये तो पढ़ा हमने SCG के बारे में। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम स्टेरॉइड हार्मोन। हमने कहा था ना 2 हार्मोन होते हैं, एक तो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं और एक प्रोटीन हार्मोन होते हैं। हम कौन से पढ़ रहे हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन हार्मोन। ध्यान दो, मैं जो कह रहा हूँ वही मानना मत। ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन में हमने पहला पढ़ लिया SCG। ठीक है, अब दूसरा हमने पढ़ा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL। ये भी कौन करता है सीक्रेट? जैसे SCG कौन सीक्रेट करता है? हमने पढ़ा था सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट SCG सीक्रेट करते थे, तो HPL भी वही सीक्रेट करते हैं। इसका काम होता है इंसुलिन को प्रिवेंट करना। इंसुलिन को नहीं जाने देता है। कहाँ पे? फीटस में। क्यों नहीं जाने देता? इसीलिए मदर में क्या देखने को मिलता है? हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज तो फीटस में जा रहा है लेकिन इंसुलिन नहीं जा रहा है, इसीलिए मदर को फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है इस केस में। तो इंसुलिन को फीटस में जाने से प्रिवेंट करता है। क्यों करता है? ग्लूकोज क्यों भेजता है? क्योंकि अगर इंसुलिन ज़्यादा जाएगा तो फीटस की सेल जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करेंगी ग्लूकोज को इंसुलिन होने की वजह से, और फीटस कैसा हो जाएगा? बहुत लार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, मैक्रोसोमिया फीटस हो जाएगा। तो ये क्या करता है? HPL ऐसा काम करता है। ठीक है, इसका एक ही काम रहता है मेनली, इंसुलिन को प्रिवेंट करना फीटस में जाने से। तीसरा हार्मोन हमने इसके अंदर पढ़ा था प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, इसका काम क्या होता है? इसका काम भी क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसेंट का काम होता है। क्या होता है इसका काम भी? इम्यूनो सप्रेसेंट का काम होता है। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के साथ भी काम करता है। मेन काम इसका इम्यूनो सप्रेसेंट का ही रहता है। उसके बाद आते हैं हमारे, ये पढ़ लिया हमने क्या? प्रोटीन हार्मोन। 3 थे हमारे, एक था SCG, एक था HPL, एक था हमारा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। तो पापा से याद रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, कैसे भी याद रखें। दूसरा हम पढ़ रहे हैं स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं? जो मोस्ट कॉमन होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का तो मतलब पता है, टोकोलाइटिक्स की तरह काम करता है। मतलब टोकोलाइटिक्स क्या होते हैं? जो आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो क्या होगा? प्रेगनेंसी कंटिन्यूस ही नहीं होगी। मैंने बता दिया था प्रोजेस्टेरॉन कैसे काम करता है पिछले वाले वीडियो में, देखना ध्यान से। जब हमने बोला था कि अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो ब्लड वेसल नहीं सप्लाई करेंगी डेसिडुआ में, और वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा बॉडी से। तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने का काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। एस्ट्रोजन का काम होता है क्या? एस्ट्रोजन का काम होता है, जो इसका काम होता है क्या करना? हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी वगैरह करना, सेल्स को बढ़ाना। क्लियर हो गया? और बाकी के नॉर्मल काम तो इसके पता है आपको। बस स्टेरॉइड हार्मोन में इतना याद रखना है आपको, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आता है, इनके काम आपको अच्छे से पता है। क्लियर हो गया? और कुछ रहता है इसमें? और मैंने कोई क्वेश्चन पूछे थे इससे रिलेटेड, प्लेसेंटा से रिलेटेड। फीटल सर्कुलेशन तो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ये पढ़ लिए फंक्शन, प्लेसेंटा के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने न्यूट्रिटिव फंक्शन पढ़ लिया था, रेस्पिरेटरी फंक्शन पढ़ लिया था, इम्यूनिटी वाला फंक्शन पढ़ लिया था, और क्या पढ़ा था? हाँ, एक और चीज़ पढ़नी थी हमने, जो मदर से फीटस में, मतलब फीटस पे जाते हैं, फीटस में कोई चीज़ पहुंचती है और वो क्या करती है? वो इन्फेक्शन जो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में पहुंचता है, वो इन्फेक्शन कहलाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। मैटरनल फीट, उसके बाद क्या था? वर्टिकल ट्रांसमिशन के बाद मैंने एक और दिया था, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है जो प्लेसेंटा, वर्टिकल ट्रांसमिशन कौन सा होता है? टॉर्च। टॉर्च में मैंने ये तीनों चारों ऑप्शन दिए थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब था होते तो चारों हैं, मतलब ये मोस्ट कॉमन है टॉर्च, लेकिन इनमें से भी मोस्ट कॉमन होता है रुबेला, जर्मन मिजल्स। क्लियर हो गया आपका? तो ये होता है आपका प्लेसेंटा के बारे में। क्लियर हो गया इतना आपको? ठीक है, तो अगले वाले टॉपिक में हम बात करेंगे फीटस के बारे में।
और हो सकता है थोड़ा सा प्लेसेंटा का अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो प्लेसेंटा के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फीटल सर्कुलेशन हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले ये वाला लेक्चर 2-3 बार देख के अच्छे से नोट्स बनाइए, जो समझ में नहीं आ रहा है दोबारा पूछिए। आज थोड़ा सा स्पीड मैंने तेज़ करी है क्योंकि थोड़ा सा हेडेक हो रहा है मुझे और चक्कर आ सकते हैं कभी भी, तो इससे पहले कि चक्कर आए लेक्चर फटाफट ओवर। क्लियर है? तो 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो 2-3 चीज़ें प्लेसेंटा के बारे में जो मैंने दिए थे आपको। पहला, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था हमने। डिस्क शेप होती है, डेसिडुअल होती है, हीमोकोरियन होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि प्लेसेंटा कैसी होती है, बीच से होती है थिक, तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब ये टोटल डायामीटर कितने की, डायामीटर कितना होता है प्लेसेंटा का, 15 to 20 सेंटीमीटर होता है। ये भी मैंने क्वेश्चन दिए थे शायद तीनों। बीच से मोटी होती है, थिक होती है प्लेसेंटा, डिस्क शेप की होती है, डेसिडुअल होती है और हीमोकोरियन होती है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जब विलाई आती है ना, विलाई के बीच में इंटरविलस स्पेस होता है। तो इंटरविलस स्पेस क्या होता है, इसमें ब्लड का अमाउंट रहता होगा कुछ, क्या रहता है, ब्लड का अमाउंट रहता है। तो ब्लड का अमाउंट, ये जो ल्यूकिनर स्पेसेस या इंटरविलस स्पेसेस कहलाते हैं, जिनके नीचे विलाई है ऐसे, इनके बीच में विलाई होती है ऐसे, तो ये इंटरविलस स्पेसेस ये मैटरनल होते हैं। ठीक है, इनमें जो ब्लड का अमाउंट रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है 150 ml, और जो हमारे विलाइज रहते हैं उनमें रहता है 350 ml। क्लियर हो गया? ये रहता है ब्लड का अमाउंट। तो मैटरनल कितना हो गया, मैटरनल अमाउंट कितना हो गया 150 ml, फीटल अमाउंट कितना हो गया, फीटल अमाउंट कितना हुआ 350 ml। तो ये रहता है ब्लड का वॉल्यूम। ठीक हो गया? ठीक है। उसके बाद इस ब्लड का फ्लो कितना रहता है, तो मैटरनल जो फ्लो रहता है, जो इंट्राविलस फ्लो रहता है, मैटरनल फ्लो का मतलब होता है इंट्राविलस में कितना स्पीड रहती है, कितना फ्लो रहता है, तो वो रहता है ज़्यादा, 500 to 600 ml पर मिनट, ये रहती है इसकी मैटरनल फ्लो। ठीक है, मैटरनल ब्लड फ्लो कह सकते हैं इसको। फीटल ब्लड फ्लो कितना रहेगा, मतलब विलाई में कितना फ्लो रहेगा, वो रहता है 300 to 400 ml। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि फीटल ब्लड फ्लो जो रहता है, विलाई के अंदर जो ब्लड फ्लो रहता है वो कैसा रहता है, कम रहता है, जबकि ब्लड ज़्यादा रहता है, फ्लो कम रहता है। ब्लड कितना रहता है 350, वॉल्यूम कितना रहता है, इसका फ्लो कितना रहता है 300 to 400, यहाँ लिखा है ना 300 to 400 मिनट पर ml पर मिनट। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा ब्लड फ्लो के बारे में। क्लियर हो गया? अब हमने कहा था कि प्लेसेंटा किससे बनता है, तो मैटरनल पार्ट उसमें जो होता है वो होता है 1/5, और जो बाकी का 4/5 बनता है वो बनाता है फीटस। मतलब फीटस ज़्यादा अमाउंट बनाता है, मतलब 20% कौन बनाता है, हमारा मैटरनल पार्ट बनाता है प्लेसेंटा को, और कितना 80% पार्ट कौन बनाता है, फीटल पार्ट बनाता है। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। अब अगला चलते हैं, हमने बात करी थी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, वो क्या होते हैं, कोटिलेडोन्स होते हैं। कोटिलेडोन क्या होते हैं देखेंगे अभी, इन्हीं को बोलते हैं प्लेसेंटोम, कहीं कहीं प्लेसेंटोम नाम से भी आते हैं। तो कोटिलेडोन क्या होते हैं, जो इंटरविलस स्पेसेस होते हैं, वो 3-4 महीने बाद क्या करते हैं, विलाइस के बीच में जो स्पेसेस होता है ऐसे, ये क्या करते हैं, अब पूरा स्पेस ऐसे बना लेते हैं कुछ, ऊपर से जैसे मैटरनल आर्टरी आ रही थी तो ये नीचे इंटर स्पेस में जा रहे थे, तो अब ये क्या करते हैं, इन विलाइस के बीच में एक ऐसे अपना मैटरनल टिश्यू आता है। ठीक है, इसके अंदर ये कहाँ जाता है, विलाई के अंदर। विलाई तो यहाँ पे है, विलाई यहाँ पे है, तो ये क्या करता है, प्लेसेंटा को, जहाँ पे प्लेसेंटा क्या करता है, ऐसे उभरे से बना देता है, जहाँ पे भी ये मैटरनल टिश्यू ढेर होते हैं वहाँ पे ऐसे आउटग्रोथ बना देते हैं। तो वहाँ पे क्या, उनको क्या बोलते हैं, कोटिलेडोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटिलेडोन्स। तो एक प्लेसेंटा के अंदर 15 से 29 कोटिलेडोन्स होते हैं। कितने होते हैं, 15 to 29 के कोटिलेडोन मतलब इस स्ट्रक्चर में आउटग्रोथ से बन जाएंगे एक प्लेसेंटा के अंदर, ऐसे बन गए। अब इनके अंदर क्या रहता है, एक कोटिलेडोन के अंदर 3 से 4 विलाइज रहती हैं, जो विलाई निकल रही है ना वो रहती है 3 से 4। क्लियर हो गया?
तो एक कोटिलेडॉन को 3 से 4 विलाई सप्लाई करती है। मोस्टली जो कोटिलेडॉन है होते तो 15 से 29 है, पर मोस्टली कितने देखे जाते हैं? 15। तो अगर एक के अंदर 4 विलाई आती है तो 15 के अंदर टोटल विलाई कितनी होंगी प्लेसेंटा में? होंगी 60। कितनी होंगी? एक के अंदर 4 है तो 15 के अंदर 60 हो जाएंगी। तो 60 विलाइज होती है प्लेसेंटा में। 15 से लेकर 29 क्या होते हैं? कोटिलेडॉन्स होते हैं। इतना समझ में आ गया? अब क्या होता है देखो, जैसे ही ये इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, 2 होते हैं आर्टरी, 2 होते हैं वेन। क्लियर? ये क्या करते हैं? यही कहलाते हैं हमारे अम्बिलिकल आर्टरी और वेन। क्लियर है इतना? तो अम्बिलिकल आर्टरी और वेन ये कहलाते हैं हमारे। तो यहाँ पे हम ऐड कर दिया मैंने थोड़े 2-4 पॉइंट, इनको भी आप नोट कर लेना। क्लियर है? थैंक यू।